हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या है ना। और फेडरल सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बात करते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषताओं बताइए। भारतीय संघवाद की जो विशेषताएं हैं उनमें शक्तियों का विभाजन, इकहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और उच्च न्यायालय और कठोर तथा लचीला संविधान का मिश्रण, ये कुछ विशेषताएं इसमें आ सकती हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया है? भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। जैसे संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं और समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट जिसे कहा जाता है 47 सब्जेक्ट्स विषय रखे गए हैं। हालांकि भारतीय संविधान में यहाँ तो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन ना तो ये पूरी तरह से संघात्मक है और ना पूरी तरह से एकात्मक है। तो एकात्मक तत्व इसमें है जैसे शक्तिशाली संघ, संघ की अवशिष्ट शक्तियों जो कि राज्यों को सौंपी गई हैं और या उस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को है, और एकीकृत न्याय नागरिकता का सिद्धांत तथा एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, वो सरकार का एकात्मक स्वरूप को इंगित करती हैं। अगला प्रश्न आता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? कोई 4 विषय बताइए। संघ सूची में कुल 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। इस सूची के जो मुख्य रूप से विषय हैं वो हैं सुरक्षा है, विदेशी मामले ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का मामला ले सकते हैं, रेल डाक ले सकते हैं, युद्ध और शांति संबंधी विषय इसमें आ जाते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में दिए गए विषयों में से कोई भी 3 विषय आपको बताने हैं कि समवर्ती सूची में जैसे फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, विवाह और विच्छेद, सामाजिक सुरक्षा और भी कई सारे विषय इसमें शामिल हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? और इसमें कोई भी 2 विषय आपको बताने हैं। तो राज्य सूची में के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है और इसके मुख्य विषय हैं शांति व्यवस्था की स्थापना और कृषि है, राज्यों से मिलने वाली राजस्व है। ये जो राज्य संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसमें आती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांतीय दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन परस्पर विरोध की स्थिति में केंद्र सरकार को मान्यता दी गई है। तो संघीय सूची की जो बात करी तो उसमें संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर अगर राज्य और केंद्र में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो अंतिम जो निर्णय है वो किसको प्राप्त है? वो प्राप्त है संघीय सरकार को, यानी कि केंद्रीय सरकार को। भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष कुछ छोटी छोटी चुनौतियां भी लगातार सामने आती हैं। तो जिन चुनौतियों में मुख्य रूप से जो चुनौतियां हैं वो हैं जैसे अलगाववादी तत्वों तथा हिंसक अलगाववादी आंदोलन से उत्पन्न चुनौतियां। हम लगातार देखते हैं कि राज्यों द्वारा कुछ अलगाववादी तत्व, चाहे वो क्षेत्रीयता के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जनसंख्या के आधार पर हो, ये समस्याएं प्रारंभ से ही रही हैं। जैसे पहले असम में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में अलगाववादी हिंसक आंदोलन लगातार जारी रही हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये अलगाववादी जो तत्व हैं वो भारतीय एकीकरण को क्षति पहुंचाते हैं और इनसे हिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा मिलता है, जो भारतीय संघ व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है।
दूसरी बात जो आती है वो आती है कि नए राज्यों के गठन हेतु आंदोलन लगातार उत्पन्न होते हैं। भारत में जैसे समय समय पर नए राज्यों के गठन हेतु आंदोलन होते रहे हैं। जैसे गोरखालैंड है, बोडोलैंड है, बुंदेलखंड है, तेलंगाना है, पूर्व में पंजाब में। तो इस तरह से जो ये है, ये जो उभरती जो समस्याएं हैं वो भारतीय संघवाद के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती मानी जा सकती है। तीसरा जो इसमें घटक आता है वो है क्षेत्रीय असंतुलन और असंतुलित आर्थिक विकास। कि एक ही राज्य के भीतर जब विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास में भारी अंतर आ जाता है तो पिछड़े क्षेत्र आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे वो जो छत्तीसगढ़ या इधर जो अंदरूनी जो पार्ट है जिसमें लोग बाग वन जातियां या इस तरह की जो जातियां रहती हैं, या राजस्थान में जो बहुत अंदरूनी जो जातियां रहती हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है, तो ये सब क्या है कि वो अपने कुछ इस तरह के स्वार्थों के कारण या निजी हितों के कारण सरकार के समक्ष चुनौतियां पैदा करते हैं। इसके अलावा जैसे राज्यपाल का पद है या 356 का उपयोग है, दुरुपयोग भी मान सकते हैं उसको, या राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता, तो ये सब जो है वो भारतीय संघ व्यवस्था के समक्ष शॉर्ट में चुनौतियां कही जा सकती हैं। भारतीय संविधान हम सभी जानते हैं कि ना तो पूरी तरह से संघात्मक है और ना पूरी तरह से एकात्मक है। यह क्या है, इसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद भी कहते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार हालांकि शक्तिशाली होती है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्र में कमजोर नहीं होती हैं। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। जैसे A.H. विर्च ने अपनी पुस्तक में फेडरलिज्म फाइनेंस एंड सोशल लेजिस्लेशन में संघवाद को एक सहकारी संघवाद के रूप में बताते हुए कहा था कि मुख्य और क्षेत्रीय सरकारों के बीच, संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की प्रक्रिया क्षेत्रीय सरकारों की संघ सरकार द्वारा भुगतान पर आंशिक निर्भरता और इस तथ्य द्वारा होती है कि संघ सरकारें सशर्त अनुदानों के जरिए उन मामलों में गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं जो क्षेत्रों के संविधान के अंतर्गत सौंपे गए हैं। पॉल जे फेडरिक ने भी यही कहा कि भारत के सहकारी संघवाद ने एकीकरण और विभेदीकरण दोनों ही दिशाओं में कार्य किया है। भारतीय परिस्थितियों, संवैधानिक प्रावधानों, संविधानेतर संस्थाओं के विकास आदि अनेक तत्वों से मिलकर व्यवहार में भारतीय संघवाद का निर्माण किया है। और इसके निर्माण में, भारतीय संघवाद के निर्माण में जो मुख्य रूप से जो तत्व इसमें योगदान रहा उसमें है राज्यों का एकीकरण और पुनर्गठन, क्षेत्रीय परिषद, अंतरजातीय परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं। ये सब क्या है, सहकारी संघवाद की स्थापना के प्रमुख कारण कही जा सकती हैं। तो भारतीय जो संघवाद है वो अपने आप में एक के.सी. वीयर ने भी कहा था कि जो भारतीय संघवाद है वो अर्ध संघात्मक है, यानी कि पूरी तरह से ना तो वो एक संघ है, ना तो उसमें ये है कि जो संघवाद की विशेषताएं पूरी तरह से, और ना उसमें एकात्मक विशेषताएं। जैसे संघवाद में अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि नागरिकता एक तो व्यक्ति अमेरिका की, और एक वो जिस राज्य से बिलोंग करता है उसकी उसको नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पूरे भारत की एक ही सिटीजनशिप कही जाती, एक ही सिटीजनशिप है कही जाती है। क्या मतलब, यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मावलंबी, अनेक जातियों, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, तथा जनसंख्या ज़्यादा होने के साथ साथ उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। और भारत चूंकि प्रारंभ से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, और वो लगातार ये प्रयास रहता है उसका कि सबको साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है भारतीय संस्कृति में, वो भी एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है।
क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि 1935 का उन्होंने जो अधिनियम से हमने ये सब चीजें ली हैं, तो उसमें यही था कि सुदृढ़ शक्तिशाली केंद्र की स्थापना से ही भारत अपने अस्तित्व बनाए रखेगा। कि भारतीयों में जो गांव की कल्चर है या कृषि का उन्नति है, तो ये सब क्या है कि केंद्र की स्थापना के साथ ही पूरे भारत को एक डोर में बांधा जा सकता है। तो ये तो हमारे आज कुछ क्वेश्चंस हमने चर्चा करी संघवाद के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। थैंक यू।